हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक ऑप्टिक्स का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन वाइज स्फेरिकल सरफेसेस। तो यहाँ पे हमने एक केस ले रखा है जिसमें हमारी जो मीडियम है, फर्स्ट मीडियम है वो रेयर है जिसे हमने N1 नाम दिया, और जो हमारा डेंसर मीडियम है उसे हम N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका रख रहे हैं और उसका नाम N2। तो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। और यहाँ पे हमने वो केस लिया हुआ है जो एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, वो हमारा डेंसर वाला स्फेरिकल सरफेस है। तो ये डेंसर वाला मीडियम क्या है, हमारे पास कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, और हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो रखी हुई है रेयर मीडियम में। मान लो यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट है। अब इसकी इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेस की ज़रूरत है। तो एक रे तो मैं यही मान रहा हूँ कि यहीं से जा रही है, वो ऐसे ही चली जाएगी सीधी। दूसरी रे मैं एक एंगल के ऊपर फेंक रहा हूँ, लेकिन ये जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है हमारा कन्वेक्स वाला, इसके लिए नॉर्मल कहाँ होगा, तो ये थोड़ा सा देखो टिल्ट है इस एंगल पे, तो यहाँ पे इसका नॉर्मल कुछ इस तरह से रहेगा। और ये जो नॉर्मल जहाँ पे मिल रहा है वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट हमारा। अब ये लाइट रे अगर यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, मीडियम चेंज ना होता, तो ये लाइट रे ऐसे सीधी चली जाती। लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ये लाइट बेंड हो जाएगी। लेकिन किस तरफ बेंड होगी, तो ये देखना पड़ेगा कि किस मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है। तो ये है रेयर मीडियम, ये जा रही है डेंसर मीडियम में, और रेयर टू डेंसर जाती है तो टुवार्ड दी नॉर्मल बेंड होती है। तो ये इस तरह से बेंड हो जाएगी और यहाँ पे जाके इमेज बनाएगी। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आ गई, इमेज भी आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आ गया। और यहाँ पे हमें एंगल भी देने पड़ेंगे नाम। तो जो इंसिडेंस रे है उसके साथ जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल, और जो रिफ्रैक्शन वाली रे है उसके साथ जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, इमेज है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ भी 3 अलग अलग एंगल्स बनेंगे। तो जो एंगल ऑब्जेक्ट के साथ बनता है उसे हम लेते हैं अल्फा, जो एंगल इमेज के साथ बनता है उसे हम लेते हैं हमेशा बीटा, और जो एंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ रहेगा वो होगा गामा। तो इस तरह से ये हमारी इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स के नाम देंगे, जैसे इसको पोल बोलते हैं तो इसको पी नाम दे देता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट ए नाम ले लेते हैं इसे, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे नीचे को जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेगा। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एन। ओके, तो यहाँ पे हमारी पूरी इमेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन के 2 लॉ हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड लॉ का यूज़ करेंगे जिसे हम बोलते हैं सैनल्स लॉ। तो हम सैनल्स लॉ से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं, सैनल्स लॉ। तो सैनल्स लॉ मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कैसे लगाना है। पहले हमने देखना है कौन सी रे जा रही है और किस मीडियम से जा रही है। तो साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पहले ये लिख देना है आपने। और अब देखते हैं ये जो इंसिडेंस वाला एंगल है ये किस मीडियम में है, तो ये है N1 मीडियम में, तो इसके साथ आ जाएगा N1। और ये रिफ्रैक्शन वाला जो है वो किस मीडियम में है एंगल, तो ये है N2 में, तो यहाँ पे आ गया N2। अब ये हमारे पास सैनल्स लॉ का फॉर्मूला बन चुका है इस केस के लिए। अब यहाँ पे हम ये मानेंगे कि साइन आई और साइन आर जो है वो बहुत ही छोटे हैं। तो साइन आई हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर लेंगे कि ये आई के ही इक्वल है, और साइन आर ये किसके इक्वल रहेगा, तो आर के इक्वल रहेगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे दूं, तो अगर इनके मुताबिक अगर हम ऊपर भरते हैं तो हमारे पास आएगा देखो N1 आई इज इक्वल टू N2 आर। अब हमें यहाँ पे ये I और R जो हैं एंगल, इनको निकालना पड़ेगा। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं सेकंड। तो ये जो I और R एंगल हैं ये तो यहाँ पे हैं। अब ये कैसे निकलेंगे, तो इसके लिए हम एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जिसमें हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं। देखो, अगर कोई भी हमारे पास इस तरह की ट्राइंगल है जिसमें हमें उसके 2 इंटरनल एंगल्स पता हैं, जैसे ये एंगल A, ये एंगल B, और यहाँ पे एक बाहर एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का जिसे हमने एंगल C नाम दे दिया। तो यहाँ पे हम इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो क्या कहती है कि सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल। जो यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल C है इसके बराबर इन दोनों का सम अप होगा। ये ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी रहती है।
और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम यहाँ पे आई और आर को फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो आई है, ये देखो ये एक एक्सटर्नल एंगल है किस में, तो ये जा रही है हमारी नॉर्मल ये वाली ट्राइंगल ओ ए सी में ये जो आई है ये एक्सटर्नल एंगल है। तो ये एक्सटर्नल एंगल को हमने लिख दिया आई, जो किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। तो इंटरनल एंगल्स इसमें कौन से हैं, ये हो गया अल्फा प्लस गामा, तो ये आ गया हमारे पास अल्फा प्लस गामा। इस इक्वेशन को थर्ड नाम दे देते हैं। अब हमें आर भी चाहिए, तो आर को भी देख लेते हैं कौन सी हमारी ट्राइंगल में आ रहा है, तो आर यहाँ पे है। अब आर ये नॉर्मल और ये एंगल, ये एक ट्राइंगल बन रही है कौन सी, ए सी आई में अगर हम देखें तो आर यहाँ है, ये तो इंटरनल एंगल है। तो दो इंटरनल एंगल आ रहे हैं, एक तो आर आ रहा है, एक बीटा आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि आर प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल गामा, तो ये गामा के बराबर रहेंगे। लेकिन हमें तो गामा चाहिए नहीं, हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए आर। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आर इज इक्वल टू बीटा उधर जाएगा, तो हो गया गामा माइनस बीटा। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब यूजिंग इक्वेशन फोर्थ इन सेकंड, फोर्थ के साथ हम थर्ड को भी यूज करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन फोर्थ एंड थर्ड इन सेकंड, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, n1 आई की जगह हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू n2, और यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू गामा माइनस बीटा। अब यहाँ पे ये जो अल्फा बीटा और गामा है तो इनको निकालना पड़ेगा, लेकिन हम इन्हें पहले मानेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा और बीटा इज इक्वल टू tan बीटा और गामा इज इक्वल टू tan गामा। तो tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा हमें निकालने पड़ेंगे। तो अल्फा को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बन रहा है अल्फा, और tan होता क्या है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है, देखो अल्फा के सामने वाला हमने साइड देखनी है ट्रायंगल की। अगर अल्फा यहाँ है तो अल्फा के सामने वाली साइड है an, और एंगल के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा। तो ये एंगल अल्फा, तो ये किसके बराबर रहेगा, p/b, ये परपेंडिकुलर, ये बेस अल्फा हो जाएगा an डिवाइड बाई ON। वैसे बीटा को देखेंगे तो बीटा ये है, बीटा के सामने वाली साइड an ही है और यहाँ पे बेस हो जाएगा ni, तो ये हो जाएगा an अपॉन ni। वैसे ही गामा को देख लेते हैं, तो गामा के सामने वाली साइड ये है, तो ये है an डिवाइड बाई और यहाँ पे बेस nc। ओके, अब इन सारी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे। तो यूजिंग दीज इक्वेशंस इन इक्वेशन 5 वी गेट, क्या आएगा हमारे पास n1। अगर मैं अल्फा की जगह वैल्यू पुट करूं तो ये आ जाएगा, देखो an डिवाइड बाई ON प्लस, अब गामा की वैल्यू तो ये आ जाएगी an डिवाइड बाई NC, जो किसके इक्वल रहेगी n2। अब गामा की वैल्यू फिर से an डिवाइड बाई NC, और यहाँ पे है माइनस, तो माइनस, अब बीटा की वैल्यू an डिवाइड बाई ni। यहाँ पे देखोगे आप लोग तो an आ रहा है ऊपर, तो ये आ जाएगा कॉमन दोनों इक्वेशन से और ये कट हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या निकल के आएगी, तो इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बचेगी, देखो n1 1 बाई ON, और यहाँ पे an तो जा चुका है, तो प्लस 1 बाई NC इज इक्वल टू n2, यहाँ पे 1 बाई NC माइनस 1 बाई NI। अब ये जो NI, NC और हमारे पास ON आ रहा है, तो इसकी वैल्यूज को हमने पुट करना है सिर्फ। तो ON को देख लेते हैं कि क्या है, और ON ये है ON, तो ये तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ON, लेकिन N पॉइंट अलग है, P पॉइंट अलग है। तो हम ये मान के चलेंगे कि N पॉइंट P पॉइंट के बहुत ही क्लोज है, और ऐसा जब हम मानेंगे तो यहाँ पे जो N की वैल्यू है उसको हम चेंज कर देंगे, N की जगह हम लिख देंगे P, जहाँ भी NN आएगा उसकी जगह हम लिख देंगे P। तो ये हो गया N की जगह P और ये P।
अब हमने निकालना है OP, तो ये OP जो निकलेगा OP, अब ये जो OP है ये है U के बराबर, और ये किस साइड है, तो ये पोल से लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंसेस मैंने आपको बोला था कैसे लेनी है, नेगेटिव। तो ये हो गया हमारे पास OP माइनस U के बराबर। अब PC को देख लेते हैं, तो PC इज इक्वल टू P और C ये है, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये राइट साइड है देखो पोल से, तो राइट हैंड की सारी डिस्टेंसेस हम लेंगे पॉजिटिव, तो ये आएगा पॉजिटिव R। फिर हमारे पास है PC, तो ये तो हम निकाल चुके हैं। PI है उसके बाद, PI इज इक्वल टू, तो PI ये है हमारा V के बराबर, इमेज के बराबर, तो यहाँ पे ये भी राइट साइड है, तो ये भी पॉजिटिव V आएगा। अब यूजिंग दीज ऑल वैल्यूज इन अवर इक्वेशन 6 बी गेट, क्या आएगा हमारे पास, N1 OP की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा 1/-U प्लस PC की वैल्यू 1/R इज इक्वल टू N2, और यहाँ पे PC की वैल्यू फिर से 1/R, और यहाँ पे माइनस 1/PI की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव V। अब यहाँ पे देखो ये जो N1 और N2 है इनको मैं अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो मैं यहाँ सीधा ही कर रहा हूँ, N1 यहाँ आएगा N1, यहाँ आएगा N2, और यहाँ पे आ जाएगा N2, और ये जो बाहर से है ये हटा देते हैं। अब यहाँ पे ये जो RR वाली साइड है ये हम एक तरफ कर लेंगे, और ये जो V वाली साइड है इसको एक तरफ कर लेंगे, तो ये जो V है मैं इसको इधर ले आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा देखो N1 डिवाइड बाई माइनस U, V इधर आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव N2 डिवाइड बाई V, और इज इक्वल टू, अब यहाँ पे R है यहाँ भी R है, तो R को तो मैं LCM लिख देता हूँ इनका, ठीक है। तो यहाँ पे N1 को उधर ले जा रहे हैं, N2 यही है, तो N2 को लिख देते हैं पहले, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया N2 माइनस N1। अब यही हमारा फॉर्मूला निकल के आता है जब हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस की बात करते हैं। अब यहाँ पे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज पुट करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो, इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हो कि कहाँ पे इमेज बनेगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी पता कर सकते हो। ये जो हमने केस किया ये था रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर और कन्वेक्स के लिए। वैसे अगर कनकेव के लिए बात करेंगे तो वो ऐसे बनेगा, और फॉर्मूला यही निकल के आएगा रेयर टू डेंसर के लिए। लेकिन अगर हम मीडियम चेंज कर दें कि N2 उधर कर दें, N1 इधर कर दें, वो डेंसर हो जाए, ये रेयर हो जाए, तो उस केस में यहाँ पे ये जो N1 की वैल्यू आ रही है यहाँ पे आएगा N2, और यहाँ आ जाएगा N1, और यहाँ पे N1 पहले आएगा, N2 बाद में आएगा फिर, ठीक है। तो इसी तरह से आप बाकी केसेस की भी निकाल सकते हो रिफ्रैक्शन। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।